हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल स्टडी विद चिराग पे। अच्छा, तो आज हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर किया होगा, होपफुली आपने उसे देखा है। ठीक है, उसमें हमने ओम्स लॉ देखा था, उसमें हमने हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखा था हमने, है ना। और ओम्स लॉ का एक हल्का सी झलक ले ली, है ना। ओम्स लॉ का हमने यहाँ पे ये डेफिनेशन भी ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे पिछले क्लास का यही है। ठीक है, तो डेफिनेशन है ओम्स लॉ का। और ओम्स लॉ कैसे डिफाइन होता है उसको हमने निकालना सीखा कि उसको ग्राफ से कैसे निकाले, कि कभी अगर आप ओम्स लॉ को भूल गए कि उसका स्टेटमेंट क्या है, तो उस ग्राफ के ज़रिए से आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी देखा था उसमें, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे मतलब चार्जेस एक बैटरी से लैंप में कैसे जाते हैं, है ना, चार्जेस, वो देखा था हमने। और वहाँ पे एक और टॉपिक भी था जो था सर्किट डायग्राम। उसको मैंने उस वीडियो में बताया नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, उसमें आपको बस आपको डायग्राम याद रखने हैं। ठीक है, तो होपफुली आपने उसको एक बार देख लिया होगा। ठीक है, ओके। तो आज का ये जो लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी 2, ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो मेन जो मोटिव होगा वो होगा रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा करना। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वहीं पे हम सबसे ज़्यादा फंसते हैं। ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। ठीक है, तो शुरुआत हमको करनी है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे ज़्यादा बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है यहाँ पे, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। इसको हम और अच्छे तरह से, अगर हम इसको अच्छी तरह पढ़े तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमें दे देते हैं कुछ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हमें दे देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि हमें इतना रेजिस्टेंस चाहिए, इसको हम कैसे कॉम्बिनेशन में लगाएं, कैसे सीरीज़ में लगाएं, ताकि हमें एक ऐसा इतना रेजिस्टेंस का पूरा हमारा जो टोटल नेट रेजिस्टेंस है वो मिले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमारे थर्ड वीडियो में जो है डिस्कस होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम शुरू करने वाले रेजिस्टेंस। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे हीट। ठीक है, इसी वीडियो में हीट भी कवर हो जाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस की बात हम कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ये आपने देखा है, मैंने पहले ही बताया पिछले वीडियो में, ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या होता है। इसका डेफिनेशन बेसिक सा है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी, वहाँ पे मटेरियल कोई भी हो सकता है, एक इंसुलेटर भी हो सकता है, एक कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, मटेरियल कुछ भी हो सकता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू इट। बस इतना सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे जो है मेन चीज़, यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमें दो चीज़ पूछ देते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, दोनों में घबराने की जरूरत नहीं, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के हम रेजिस्टिविटी किसको कैसे डिफाइन करते हैं वो भी आएगा। ठीक है, अब बेसिकली रेजिस्टेंस का यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, V/I। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब रूट यहाँ से निकला था हमारा, ये ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन जो भी है यहाँ से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं आप डेफिनेशन। ठीक है, अब बेसिकली हमने रेजिस्टेंस सब पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंस जो है उसको उसको कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि जैसा मर्जी हो जाएगा रेजिस्टेंस, है ना, किसी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो, है ना। वो फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे हमने ओम्स लॉ में देखा था कि जो वहाँ पे जो टेम्परेचर है कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, क्यों, ये एक फैक्टर हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो कुछ फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को मतलब मॉडिफाई करते हैं या उसको उसको चेंज कर सकते हैं, वो फैक्टर्स अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ फैक्टर्स है, कुछ नहीं, सिर्फ दो ही फैक्टर्स है ना, दो फैक्टर्स है, आई मीन तीन, या फिर हाँ दो ही बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो कांस्टेंट है ना। ओके, तो हमारे पास दो फैक्टर्स है यहाँ पे, पहला और दूसरा। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है लेंथ। लेंथ ऑफ ए चीज़, लेंथ ऑफ ए मटीरियल, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, लेंथ ऑफ एन इंसुलेटर, कुछ भी, लेंथ ऑफ ए मटीरियल। ठीक है, और दूसरा क्या है, एरिया। एरिया मतलब क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, बताता हूँ उसका मतलब। ओके, अब यहाँ पे आप पूछेंगे टेम्परेचर किधर चला गया, अभी भी तो आपने बताया था टेम्परेचर था। ठीक है, मैंने बताया था टेम्परेचर था, बट टेम्परेचर एक्चुअली टेम्परेचर जो है वही लेंथ को मतलब अब आगे पीछे करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टील का रॉड है, आप जानते होंगे। ठीक है, एक स्टील का रॉड है, स्टील जो है अगर मैं इसको ज़्यादा हीट कर दूँ तो ये एक्चुअली एक्सपेंड हो कितना लंबा हो जाएगा, है ना। तो अब इसलिए इसका लेंथ बढ़ गया, इसका लेंथ अगर मैनिपुलेट हो गया तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर भी इसका एक फैक्टर हो गया, बट उसको लिखते नहीं है क्योंकि इसका बेसिक फैक्टर जो है वो लेंथ और एरिया है। ठीक है, लेंथ तो आपको समझ में आ गया। ओके, और एरिया की बात करते हैं। एरिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रिज्म है। ठीक है, ये ऐसा एक प्रिज्म है, ऐसा ही होता है ना प्रिज्म। ये प्रिज्म जो है इसका जो एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, मतलब इतना सा पार्ट मैंने ले लिया और ये वाला पार्ट, इसका एक पार्ट जो है ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वही मैं एक सिलेंड्रिकल पाइप ले लेता हूँ।
ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये एक सर्कल। और वैसे ही मैं एक क्यूबॉइड ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्यूबॉइड अगर मैं लूँ तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब अगर मेरे पास एक लंबा सा वायर है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, इस पेन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो मैं इसको ऐसे स्लाइस कर दूँ एक तरफ से, तो वो जो छोटा सा मेरा एरिया निकल के आएगा, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और वही जो फैक्टर है वो रेजिस्टेंस को बदलता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एक एक्चुअली एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है, ठीक है, 12.3 करके, एक्टिविटी 12.3 आपके एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। तो ये पेज नंबर है 206 का पेज नंबर है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है जिससे हम जो फैक्टर्स है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, लेंथ और एरिया करके। और यहाँ पे जो है इसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें दो चीज़ें पता चली कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। अभी मैं उस एक्टिविटी तक तो जा नहीं रहा हूँ, मैं बस सिंपली यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, लेंथ से, एल, ठीक है। और अब वही आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई मीन या आप बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, 1 क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, किसी भी चीज़ का एरिया नहीं है। मतलब मैं बोलूँगा इसका एरिया क्या है, आप यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया निकाल दोगे, वो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया नहीं चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे सिंपल सी वही कहानी हमने ये ग्रेविटेशन में भी देखा था, ठीक है। ये हम मिला देंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एल बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या आएगा, वो आएगा रो डेंसिटी होता है, आप जानते हैं रो डेंसिटी होता है, बट फिलहाल यहाँ पे वो डेंसिटी का काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो है इस रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, मैंने अभी बताया था, रेजिस्टिविटी कहते हैं इस रो को, ठीक है। ये हो गया एल बाई ए। और ये जो रो है ये एक्सपेरिमेंटली हर एक एलिमेंट का, हर एक जो भी पर्टिकुलर मटेरियल है उनका अलग अलग होता है, मतलब सेपरेटली उनका एक यूनिक रेजिस्टिविटी होता है। हर एक मटेरियल का अपना यूनिक रेजिस्टिविटी होता है। इस पेपर का यूनिक है, इस पेन का यूनिक है, प्लास्टिक का यूनिक है, वुड का यूनिक है, मतलब अलग अलग चीज़ों का यूनिक रेजिस्टिविटी होता है। तो ये एक्चुअली एक कॉन्स्टेंट है ना, अलग अलग है, यूनिक है, मतलब क्या, ये कॉन्स्टेंट है। हर एक मटेरियल के अलग होता है, निक्रोम के लिए अलग होता है, कॉपर के लिए, आयरन के लिए, सब के लिए अलग अलग, ठीक है। डिपेंड करता है इन सब के ऊपर, इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा। एक मटेरियल है तो वो तो कांस्टेंट ही होगा, बाकी जो है वेरिएबल ये एल और ए है। मैं वायर अगर मोटा ले लूँ तो अलग होगा, पतला ले लूँ तो अलग होगा, ठीक है, एक सिलेंडर टाइप का ले लूँ तो अलग होगा, क्यूबॉइड टाइप का ले लूँ तो अलग होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऐसे। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़े एसआई यूनिट्स के बारे में भी डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। एसआई यूनिट यहाँ पे जो आर है, आर मतलब क्या, रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो ऐसा यूनिट है जो है हम लिखते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, ठीक है, इसको ओम कहते हैं, ठीक है। इसका छोटा वर्जन भी आता है ओमेगा, ये है ओमेगा, बट ओमेगा नहीं, हम इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वही जो रो है इसको हम दे देते हैं ओम मीटर, ओम टाइम्स मीटर। तो जब कभी भी आपको पूछ दिया जाए कि रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ओम मीटर। आप ओम नहीं बोलेंगे क्योंकि ओम रेजिस्टेंस का होता है, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद ध्यान में रखना, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन अटकते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको हाईलाइट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर मैं लेंथ डबल कर दूँ एक वायर का और एरिया हाफ कर दूँ तो रेजिस्टेंस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, लेंथ हाफ कर दूँ, एरिया डबल कर दूँ तो रेजिस्टेंस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, अगर मैं एरिया को 4 गुना कर दूँ और एल को हाफ कर दूँ तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे जो यही टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे अभी आपका नया शुरू हुआ है केस बेस्ड स्टडी, है ना। केस बेस्ड स्टडी में अगर यहाँ पे आपको ऐसा पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन है बेसिकली कि अगर मैं किसी शॉप में गया, फॉर एग्जांपल छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं किसी शॉप में चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की दुकान है, मेरे को चार्जर खरीदना है फ़ोन के लिए, ठीक है। अब वहाँ पे जाके मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे को ना एक चार्जर चाहिए। अब वो मेरे सामने 3 चार्जर ला के देता है, ठीक है, 3 चार्जर, एक चार्जर का वायर बहुत छोटा है लेकिन बहुत पतला है, ठीक है, वायर छोटा है और बहुत पतला है, ठीक है। और दूसरा वो देता है एक वायर है जो जिसका जो बहुत मोटा है, एक वायर मोटा है और बहुत लंबा है, और तीसरा वो ला के देता है जो मोटा है और बहुत पतला है, नहीं सॉरी, मोटा है और कम लंबा है, मतलब छोटा है,
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता एक ने, ठीक है। वो मेरे को ये 3 वायर ला के देता है, इसको मैं नेम कर देता हूँ ए, बी और सी। अभी आप पूछेगा वो कि आपको कौन सा वायर लेना चाहिए उसके पास से, सबका कॉस्ट सेम है, ठीक है, सबका कॉस्ट सेम है, ये 3 वायर से कौन सा लेना चाहिए, आपको मार्क करना पड़ेगा सी। क्यों सी? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा रेजिस्टेंस जो है, सी नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, सॉरी, यहाँ पे आपको मार्क करना पड़ेगा ए, ठीक है। क्यों ए मार्क करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस सबसे छोटा है। कैसे? हमने देखा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब अगर लेंथ मेरा बड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, मतलब ये तो डायरेक्टली एलिमिनेटेड। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ मेरा छोटा रहा तो रेजिस्टेंस कम पड़ेगा, मेरा फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों में से होगा मेरा कोई एक ऑप्शन। अब दूसरा पैरामीटर क्या है? एरिया, ठीक है। एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना छोटा होगा, इसका एरिया ज़्यादा बड़ा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ऑब्वियसली ए होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह के आपके कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इनके लिए भी रेडी होंगे। हम इसके क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस हम 3rd वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं इसके ऊपर। ओके, तो अब आ जाते हैं सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स पे। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स में हमको क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सीरीज और पैरेलल, ये दो ही चीज़ है, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। सीरीज पैरेलल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। पैरेलल में हम अटकते हैं ज़्यादातर, लेकिन सीरीज तो बहुत सिंपल है, उसी को हम पहले करते हैं सीरीज और उसके बाद आते हैं पैरेलल पे, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सीरीज़ में क्या है? सीरीज़ में हमारे कुछ रेजिस्टर्स है वो कंबाइन होते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं? वो कंबाइन होते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक के बाद एक बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में नहीं, स्ट्रेट लाइन में बोलना सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं 1 बाय 1, वन आफ्टर अदर, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस 1, फिर रेजिस्टेंस 2, फिर रेजिस्टेंस 3, एक के बाद एक यहाँ पे जो है ऐसे अलाइन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक छोटा सा यहीं से हम डिराइव करने वाले हैं। अभी हम क्या डिराइव करेंगे? हम डिराइव करेंगे नेट रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली, हमने एमीटर यहाँ पे लगाया, वोल्टमीटर वहाँ पे, क्यों देखते हैं, ठीक है। हमने देखा था एमीटर सीरीज में लगता है, ठीक है। ये देखिए सीरीज में रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, एमीटर सीरीज में लगा हुआ है, इसको कहते हैं सीरीज में लगना, ठीक है। एक के बाद एक एमीटर, एक के बाद एक लगा है ना, रेजिस्टेंस 3 के बाद एमीटर लगा, ऐसे है ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सीरीज। और ये वोल्ट मीटर, इसको हम पैरेलल में ठीक से समझेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम एक और नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो करंट है आई, यहाँ पे करंट होता है आई, इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है ये पूरे सिस्टम में क्या होता है? कांस्टेंट होता है, पूरे सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। हर एक पॉइंट पे हमें आई का करंट मिलेगा, सीरीज में ही मिलेगा, ठीक है। पोटेंशियल मतलब आई मीन पैरेलल में करंट जो है कांस्टेंट नहीं होता, वहाँ पे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज VI प्लस V2 प्लस V3, टोटल वोल्टेज यही होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद है? मैंने बोला था याद करना है आपको, ठीक है। V = IR, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। V = IR एक फॉर्मूला है हमारा। अब इसको आगे देखते हैं। ओके, तो हमारा ये V का तो ये निकल गया। अब IR का बारी, अभी IR की बारी है, ठीक है। हमारा क्या है? IR क्या होगा? I तो कांस्टेंट है, ठीक है, हर जगह I रहेगा, I, और यहाँ पे R1, ठीक है, प्लस I R2 प्लस I R3, 3 रेजिस्टेंस के लगा दिए हमने पूरे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हमको, यहाँ पे ये जो R है ये पूरा नेट रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है? R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो I तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पे IR लेते हैं, देखिए यहाँ से तो आई सब में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तो कट जाएगा आई, जानते हैं आप, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा? आर सीरीज, ऐसे लिख दे रहा हूँ, मतलब सीरीज, ठीक है, इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो ये था हमारा नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसमें हमको बस ये एस ऐड ऑन करते जाना है, जितने रेजिस्टेंस है उतने सब ऐड करते जाएंगे, तो हमारा नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं पैरेलल पे, ठीक है। पैरेलल पे क्या है? हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एक के बाद एक नहीं, एक ही पॉइंट से कुछ रेजिस्टेंस ऐसे निकल के होंगे, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस का जो एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे वो मीट करेंगे, जैसे ये कॉमन पॉइंट, इसको मैं ए नाम दे देता, ऐसे ही ज़रूरत नहीं पड़ेगा वैसे। ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पे रेजिस्टेंस मीट करते हैं। और ये जो वोल्ट मीटर है ये भी किस में लगा हुआ है? पैरेलल में लगा हुआ है, क्योंकि ये 2 पॉइंट को जोड़ता है, 2 पॉइंट को जोड़ता है, ठीक है। एक के बाद एक नहीं लगा हुआ है, ये 2 पॉइंट को जोड़ रहा है, और वो एक्चुअली ये सारे रेजिस्टेंस का एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? वही चीज़ निकालेंगे, आर एस यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे आर पी निकालने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है,
बट जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट है आई वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे वही करते, वही फॉर्मूला V इक्वल्स आई आर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 करंट होंगे, 3 करंट क्या, R1 के लिए करंट, R2 के लिए करंट, R3 के लिए करंट, 3 करंट आ गए। ठीक है, अब वैसे हमारा यहाँ पे एक और फॉर्मूला यही V इक्वल्स आई आर से निकलता है, I इक्वल्स क्या, V बाई आर, V बाई आर, आर पैरेलल होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे पैरेलल सर्किट का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारा ये जो है ये भी वैसा ही कुछ सेम होगा। ठीक है, तो ये V बाई आर पी जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बाई आर वन प्लस V बाई आर टू प्लस V बाई आर थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज़, V यहाँ पे कॉमन आएगा और V सब कट जाएगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, कटेगा। ठीक है, लास्ट में हमारा बचेगा 1 बाई आर पी इक्वल्स 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। और यह आ गया हमारा पूरा फॉर्मूला किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। यहाँ पे हमारा जो है 1 बाई आर में रहेगा, इसको ऐसा नहीं कि आप इन्वर्स कर दोगे सारा, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा कॉमन, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो इसको ऐसे ही रहने तरह, यही हमारा पूरा फॉर्मूला है किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों को अलग अलग यूज़ मत कर देना, ये जो है ये सीरीज़ का रहेगा, ये जो है पैरेलल का होगा, इसको सीरीज़ में नहीं लगाना, उसको पैरेलल में नहीं लगाना। ठीक है, दोनों का अलग अलग है। ओके, तो रेजिस्टेंस जो हमारा सीरीज़ पैरेलल में था उसमें ज़्यादा थ्योरी में कुछ है नहीं, उसमें ज़्यादा तो क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम होता है, तो उसको हमारा थर्ड वीडियो में हम उसको पूरी तरह से कवर कर देंगे अच्छे क्वेश्चंस लाके। ठीक है, अब फिलहाल हमको जाना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। ओके, तो बेसिकली एनसीईआरटी में पहले हीटिंग दिया है फिर पावर दिया है, बट यहाँ पे पावर को पहले देख लेना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो मैं वही करवा रहा हूँ, मैं सबसे पहले पावर लिख रहा हूँ। ठीक है, पावर क्या होता है। ठीक है, हम पावर को P, यहाँ पे एक फॉर्मूला है पावर का, P इक्वल्स वी आई। ठीक है, ये हमारा एक पावर का फॉर्मूला है, बस इसी को हमें याद रखना, ज़्यादा कुछ देखना नहीं हमको, बस पावर का फॉर्मूला याद रखना वी आई बस। इसको पावर का हमारा जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वाट। ठीक है, W से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसमें हम kWh भी देखते हैं कभी कभी, इसको 1 यूनिट बोला जाता है। क्या यूनिट, हमारे घर पे जो बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे लिखा होता है 5 यूनिट खर्चे हो गए, 10 यूनिट खर्चे हो गए, वो क्या होता है, किलोवाट पर आवर होता है। ठीक है, वो यूनिट मतलब किलोवाट पर आवर। ठीक है, अब ऐसे हमारा V का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V इक्वल्स आई आर, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमारा पावर का फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इक्वल्स आई आर ना, तो आई स्क्वायर आर, ये बन गया एक दूसरा फॉर्मूला। अब हमने एक और भी पढ़ा है। ठीक है, इसी का एक उल्टा चीज़ है। ठीक है, कि I इक्वल्स वी बाई आर। ठीक है, I इक्वल्स वी बाई आर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, विच इक्वल्स वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर। तो ये पूरे 2-3 फार्मूला से हमारे पास। ठीक है, ये 3 फार्मूला से हमारे पास जो कि पावर के, बस इतना हमको याद रखना है। पावर में और कोई काम नहीं, आपको बोलेगा घर में इतना घंटे पे इतना जो भी ये चीज़ खर्चा हुआ है, पावर क्या है, एनर्जी कंज्यूम क्या है, बस यही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका जो चीज़ है ये यूज़ होता है किस में, हीट में। अभी वो देखेंगे हम। तो हीटिंग इफेक्ट में हमारा एक कहानी है। ठीक है, कहानी ये है कि हम देखते हैं बल्ब होता है। ठीक है, बल्ब जानते हैं ना, दीवार पे लगा होता है। ठीक है, रोशनी आती है वहाँ से ठीक है, तो बल्ब है, वो बल्ब में हम इलेक्ट्रिसिटी जाता है बल्ब में, तो उसके बाद जब हम कभी बल्ब को निकालने जाते हैं ना, मतलब ऐसे ही स्विच ऑफ करके और निकालने जाते हैं, टच करते हैं। ठीक है, कभी टच मत करना। ठीक है, लेकिन अगर जब हम कभी उसको टच कर देते हैं गलती से भी, तो बहुत गर्म होता है। कैसे गर्म होता है, वही जो चीज़ है उसको ये बस समझाता है, हीट। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है ना, कि जो हमारा एक बल्ब में एक फिलामेंट होता है टंगस्टन नाम का, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट लेगा और उसको हीट में बदल देगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट। अब ये कैसे पता चला हमको, फॉर्मूला से। फॉर्मूला कहाँ से आया, निकालने वाले, अभी उसको डिराइव करके। हीट का बेसिक सा फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब पावर हम जानते हैं क्या होता है, वी आई इंटू टी, तो वी आई टी हो गया हमारा हीट का फॉर्मूला। अब ये जो वी आई है इसकी जगह हम आई स्क्वायर आर यूज़ कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये आखिर में हमारा बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया हमारा हीट का एक्चुअल फॉर्मूला, जो एक्चुअली में ज़्यादा यूज़ होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा मैथमेटिकली डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ हीट, तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। आप पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये एक्चुअली ये है मैथमेटिकली डिराइव्ड फॉर्मूला ऑफ हीट। ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे मैथमेटिकली डिराइव्ड पूछेगा तो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको यूज़ करना है, कहीं पे भी पूछ दिया, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से, लेकिन मैथमेटिकली डिराइव्ड ये है। ठीक है, ओके, एक छोटी सी बात है पावर की क्या बात है, पावर का एक कमर्शियल यूनिट होता है, पावर का कमर्शियल यूनिट। अच्छा, तो वो कमर्शियल यूनिट क्या होती है, KW है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं।
पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा, लेकिन इसको हम यूनिट बोलते हैं कि 1 यूनिट खर्चा हो गया, 2 यूनिट खर्चा हो गया, यूनिट के हिसाब से हमें चार्जेस लगते हैं, ठीक है, हमारे करंट के लिए। तो यहाँ पे इसका एक वैल्यू 1 किलोवाट पर आवर क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होता है, ठीक है। ये एक ऐसे याद रखने का है, पूछता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो बस यहीं तक था हमारा जो भी है इलेक्ट्रिसिटी तक का थ्योरी जो पार्ट है, यहीं तक था। अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे थर्ड वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।